हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। आज अपन मर्न स्टैक का करंट ऑपरेशन बनाएंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आपके बहुत सारे डिफरेंट डाउट को आज सॉल्यूशन बनने वाला हूँ। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आपका प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट मेरे पास आ गया था, इस वजह से प्रोजेक्ट डिले हो गया और अभी वेब डेवलपमेंट का कोर्स भी कर रहा हूँ, तो इस चक्कर में ये वाला प्रोजेक्ट अपना डिले हो गया है। तो आज अपन क्या करेंगे, आज अपन MVC जो अपना मॉडल व्यू कंट्रोलर है उसके हिसाब से आप चलेंगे। बहुत से लोगों ने बोला कि आप MVC मॉडल के साथ बताइए, तो मैं उसके मॉडल के साथ बताऊंगा। पूरा स्ट्रक्चर, फोल्डर स्ट्रक्चर को अपन फॉलो करेंगे। फ्रंट एंड बैक एंड दोनों को एक साथ करते चलेंगे, एक एक करके अपन पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। पूरा यूजर प्रोफाइल का जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके से बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें अपन एक एक करके इसके अंदर समझेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन डेस्कटॉप पे आएंगे। डेस्कटॉप पे अपन यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। इसका नाम रख लेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट के नाम से, और यहाँ पे अपन इसको खोलेंगे, ओपन विथ कोड के साथ खोल लेंगे। इसको खोलने के बाद यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक नया फोल्डर बना देता हूँ मैं यहाँ पे बैकएंड के नाम से। अब मैं आपको पहले फोल्डर स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि आप फोल्डर स्ट्रक्चर किस तरीके से बन रहा है, किस तरीके से फॉलो हो रहा है। चलो मैं एक काम करूँगा, जब कोड करूँगा ना तभी समझाता जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे आपको एक क्लियर होगी कि कोड किस तरीके से, कौन सा कोड किसके अंदर लिखा जा रहा है। तो जब भी आप बैकएंड का, जैसे मैंने फोल्डर बनाया जाता है, उस बैकएंड नाम के फोल्डर के अंदर मुझे पहले जाना पड़ेगा। तो मैंने CD बैकएंड करके गया। और इतना धीरे धीरे क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो पर्सनली ये बहुत ही ज़्यादा धीरे है। लेकिन एक बंदा था जिसने मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बोला कि सर आप जब समझाते हो बहुत जल्दी में हो जाता है, थोड़ा समझाते अच्छा हो लेकिन थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए मुझे आज थोड़ा सा स्लो में भी चलना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। हर बिगनर के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, बिगनर और थोड़ा इंटरमीडिएट है, दोनों के लिए। इंटरमीडिएट वाला बंदा इसको 2x पे करके देख सकता है, लेकिन बिगनर वाला कैसे करेगा, उसको लिए भी तब उनको कुछ करना चाहिए ना। तो अपन बिल्कुल आज एक एक करके हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करते हुआ चलूँगा मैं। तो बैकएंड के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, npm init -by लिख के यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी है बैकएंड नाम के फोल्डर के अंदर। अब यहाँ पे क्रिएट हो गई होगी। अब यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद आपको तीन पैकेज को इंस्टॉल करना है। सबसे पहले npm i एक्सप्रेस, उसके बाद यहाँ पे mongoose, और यहाँ पे कोर्स, और एक पैकेज को और इंस्टॉल करना है मल्टर किसके लिए, अपन फोटो का अपलोड करने के लिए। पूरा यूजर प्रोफाइल का बना रहे हैं तो पूरा फॉर्म अपन फुलफिल करवाएंगे उससे। प्रोफाइल भी लेंगे, उसकी नेम भी लेंगे, ईमेल भी लेंगे, आईडी भी लेंगे, सारी चीज़ें लेंगे। तो यहाँ पे अपन ने सारे पैकेज को इंस्टॉल कर लिए। तो एक बार इस फाइल के अंदर जाके आपको हमेशा चेक करना चाहिए कि इंस्टॉल हुए या नहीं हुए। और कमाल की बात यह है कि इसमें अगर कई बार जो लोग गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि वो फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर जाते ही नहीं हैं। यानी कि इसको मैंने बैकएंड के अंदर क्रिएट किया, उसको बैकएंड के बाहर ही क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे देखो पैकेज के नाम लिखे रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिपेंडेंसी, कि कौन कौन से पैकेज अपने इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अपन को बैकएंड में यहाँ पे आगे जो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे बैकएंड के अंदर, जिसका नाम रखेंगे index.js। अब ये वाली फाइल जो है बैकएंड के अंदर फाइल के रूप में बनानी है। अब इस फाइल के अंदर क्या करना है, क्योंकि अपन कोड को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करके चलेंगे, तो इस फाइल के अंदर बहुत ही लिमिटेड कोड रखेंगे। केवल अपना सर्वर बनाएंगे और जो रिक्वायर्ड फाइल होंगी, जिनकी ज़रूरत होगी, उन फाइल को इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन को सर्वर बनाने के लिए कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर और एक्सप्रेस, तो इस तरीके से फिर कॉन्स्ट अपन एक ऐप बना लेंगे जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे app.listen करेंगे। यहाँ पे पोर्ट नंबर पास करना है आपको, 4000 दे दिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे इस तरीके से अपन console.log, और यहाँ पे बोल देंगे सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 4000। तो अपना क्या हो गया, ये सर्वर क्रिएट हो गया। तो इसको अगर चलाना है तो आपको मालूम है कि बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले नोडमोन को आप ग्लोबली डाउनलोड कर लेना। मेरे में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो नोडमोन -b, यानी कि मेरे में अभी 2.0.20 वाला अभी वर्जन मौजूद है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अभी नोडमोन इंडेक्स लिखूँगा तो ये वाली फाइल मेरी चल जाएगी। और यहाँ पे सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 4000, इसमें बता रहा है कि न्यू वर्जन नोडमोन का अवेलेबल है, लेकिन इससे अपना मतलब नहीं है। लेकिन आपके पास नोडमोन होना ज़रूरी है, क्योंकि आप बार बार इस सर्वर को चला नहीं सकते, ये सारी चीज़ें सही नहीं रहती हैं। तो सर्वर तो उनने बना लिया, अब इस रूट इसके अंदर डिफाइन नहीं करेंगे। इसके अंदर केवल अपन को सर्वर बनाना था, सर्वर अपन ने बना लिया।
अब बात आती है कि डेटाबेस के अंदर कनेक्शन किस तरीके से बनाया जाए। तो बैकएंड के अंदर क्या करेंगे, बैकएंड के अंदर एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम रख देंगे डीबी। ठीक, डेटा डीबी कनेक्शन या फिर डीबी कनेक्शन नाम से रख दिया मैंने। ठीक, इसके अंदर अपन को क्या करना है, इसके अंदर एक नई फाइल बनानी है जिसका नाम रख दो आप connection.js। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको कॉन्स्ट इसको mongoose, यहाँ पे केवल कनेक्शन बनाना है बस, और कुछ नहीं करना। कॉन्स्ट mongoose रिक्वायर और यहाँ पे लिखना है mongoose। तो इससे क्या होगा, mongoose आ जाएगा। mongoose के अंदर होता है कनेक्ट नाम का फंक्शन, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे URL पास करना है। तो इस URL को अपन कहाँ से लेंगे, यहाँ पे जाएंगे अपने किसी भी क्रोम ब्राउज़र पे, यहाँ पे लिख देंगे अपन mongoose। तो mongoose लिखेंगे तो सबसे पहला अपना जो URL मिलता है इसी URL को ले लेना है, और लेने के बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, इसके बाद अपना ये होता है डेटाबेस का नाम। इस डेटाबेस के नाम को जो आपको देना है वो आप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दे दिया यूजर प्रोफाइल। ठीक, तो अपन क्या कर रहे हैं, यूजर प्रोफाइल का ऐप बना रहे हैं, तो अपन यूजर प्रोफाइल के हिसाब से अपन इसको दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे लगा देना है डॉट देन नाम का ऑपरेशन, जिसमें अपन बताएंगे कि अपना जब अगर पूरी तरीके से डेटाबेस का साथ कनेक्शन हो जाए उसके बाद आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो आप इससे बोल देंगे कि अभी इस पूरा ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद आप ऐसा बोलिए, मुझे कहाँ पे बोलिए, कंसोल के अंदर ऐसा बताइए कि कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। और अगर बाई चांस ऐसा नहीं होता है तो आप क्या करिए, आप यहाँ पे कैच मेथड का यूज करिए, और कैच मेथड के अंदर आप क्या करिए, वहाँ पर भी आप मुझे बता दीजिए जो भी एरर आ रही है उस एरर को। तो कैच मेथड के अंदर ऑटोमेटिक एरर आ जाती है, उसको आपको अलग से मेंशन नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे एरर आएगी, उस एरर को अपन क्या करेंगे, कंसोल पे प्रिंट करा लेंगे। तो इतना काम करना था अपन को connection.js नाम की फाइल के अंदर। और इतना काम करने के बाद index.js में आएंगे। यहाँ पे एक तो आप डायरेक्ट कर सकते, मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि आपने यहाँ पे किया रिक्वायर, और यहाँ पे इस तरीके से आपने बोला कि बैकएंड नाम का फोल्डर, बैकएंड के अंदर डीबी कनेक्शन, इस तरीके से बोल सकते हैं। या फिर इसको इस तरीके से ही बोल सकते हैं, क्योंकि index.js फाइल जो है वो बाहर है, डीबी कनेक्शन के बाहर है। तो अपन को जिसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ से इस तरीके से करेंगे तो डीबी कनेक्शन के अंदर कनेक्शन। ठीक, ये होता है फाइल पाथ। इसको अगर फाइल पाथ को आपने सही से नहीं दिया तो ये सही तरीके से काम नहीं करेगा। और अगर इसके सामने अगर आपको वेरिएबल देना है तो दो, नहीं देना तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसका करने से फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि अपन आप कंसोल पे देखो तो कंसोल पे सर्वर तो आ ही रहा है, कनेक्शन सक्सेसफुल लिख के भी आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि सर्वर हो गया, डेटाबेस के साथ कनेक्शन बन गया। अब बात आती है स्कीमा की, कि स्कीमा कहाँ पे डिफाइन करना है। तो स्कीमा के लिए अपन को एक अलग से फोल्डर बनाना होता है। तो यहाँ पे इसको बंद करो, बैकएंड के अंदर आओ, बैकएंड के अंदर एक नया फोल्डर बनाओ जिसका नाम रखो अपन मॉडल। देखो मॉडल क्यों रखा, इसके दो नाम रख ही सकते हैं, या तो मॉडल या कलेक्शन, दोनों में से कोई एक ही नाम रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मेन काम क्या होता है, आपको स्कीमा को डिफाइन करना होता है, कलेक्शन को बनाना होता है। सिर्फ इसलिए अपन इसको मॉडल का नाम देते हैं। यहाँ पे अपन को क्या करना है, यहाँ पर अपन बोल सकते हैं यूजर स्कीमा। अब जैसे ये वाला जो अपना प्रोजेक्ट है इसके अंदर केवल एक ही है यूजर स्कीमा, जिसके अंदर अपन सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन इसके बाद जो अगला प्रोजेक्ट आएगा उसके अंदर यूजर स्कीमा, प्रोडक्ट स्कीमा दोनों होंगी। तो फिर वो स्कीमा अलग अलग थोड़ी डिफाइन करेंगे। उसके अंदर आप एक ही मॉडल फोल्डर होगा, उसके अंदर यूजर स्कीमा नाम से फाइल बनाएंगे, प्रोडक्ट स्कीमा नाम से फाइल बनाएंगे। ये वाला वैसे मैं थोड़ा पहले भी एक बार करवा चुका हूँ। किस नाम से करवाया था मैंने, मर्नस्टैक ई-कॉमर्स डैशबोर्ड के नाम से करवाया था, लेकिन वो फुलफिल नहीं था, उसके अंदर इमेजेस नहीं थी, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें नहीं थी। तो वो सारी चीज़ें अपन अगले प्रोजेक्ट में करेंगे, लेकिन अगले प्रोजेक्ट की बात अभी नहीं करनी है। तो यहाँ पे mongoose, सबसे पहले आपको यहाँ पे mongoose को रिक्वायर करना है, क्योंकि अपन mongoose के फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं हमेशा mongoose। अब यहाँ पे mongoose को रिक्वायर किया, इसके बाद आपको यहाँ पे स्कीमा बनाना है। अब स्कीमा बनाने के लिए आपको मालूम है कि mongoose का ही फंक्शन लगता है। तो न्यू mongoose डॉट स्कीमा, इस तरीके से आपने स्कीमा फंक्शन लिया, इस तरीके से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब कई लोगों को मैंने देखा है, अभी क्या है ना, अभी मैंने 25 लोगों का जो बैच यहाँ पे शुरू किया है अपने स्टूडेंट के उसमें, तो वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ लोगों को बस इस चीज़ में भी इस परेशानी आ रही है। मतलब यहाँ पे अगर मैंने फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट लगा दिया तो उसमें भी वो बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आता कि किस तरीके से स्कीमा डिफाइन होकर वो कंप्लीट हो जाता है।
तो इसमें क्या दिक्कत है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, जैसे की और वैल्यू होती है ना, बिल्कुल वो काम यहाँ पर भी होता है की और वैल्यू के रूप में। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे नेम दिया, नेम क्या हो गया, अपना की हो गया। वैल्यू के रूप में अपन क्या दे रहे हैं, वैल्यू के रूप में अपन एक और ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन बोल रहे हैं कि आपकी जो टाइप है वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, और वो रिक्वायर्ड क्या है, ये सारे प्री डिफाइन हैं मंगूज के अंदर, पहले से इनको बता, इनका एक मीनिंग है जो पहले से डिफाइन किया गया है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, और इसमें भी कॉम्प्लेक्स जैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे मंगूज की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, रीड द डॉक पे जाओगे, यहाँ पे हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। यहाँ पे स्कीमा के अंदर आप जाओगे, स्कीमा के अंदर आप नीचे आओगे, डिफाइनिंग और स्कीमा के अंदर थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे परमिटेड स्कीमा टाइप्स के नाम से है, इसके अंदर आप स्ट्रिंग दे सकते हो, नंबर, डेट, बफर, बूलियन, मिक्स, ऑब्जेक्ट आईडी, एरे, डेसिमल। अगर आपको कभी भी पढ़ना है कि मैं यहाँ पे जो लिखता हूँ यहाँ पे कि आपने बोला कि टाइप, स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड, ट्रू, ये सब कहाँ से मिला आपको, तो मंगूज की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे आगे जो भी है आप पढ़ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत अलग करता हूँ, मैं सिर्फ अपना कोर्स इसीलिए लेके आया हूँ जिससे जिसको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है, या जिसको एरर आ रही है, या फिर उसको लगातार सही तरीके से कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, वो कोडिंग करने में थोड़ा सा घबरा रहा है, या फिर कोडिंग छोड़ने का मन बना रहा है, उन लोगों के लिए स्पेशली मेरा कोर्स है। इसीलिए मैंने उस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि मैं सामने बैठ के, आप सामने बैठ के, हम दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं गूगल मीट पे, क्योंकि क्लियरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दिमाग के अंदर। ठीक है, नेम हो गया, ईमेल कर लेते हैं। ईमेल के अंदर क्या करना है, ईमेल के अंदर भी अपन को सेम चीज़ करनी है, तो यहाँ पे अपन इसको कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके इसको अपन पेस्ट कर सकते हैं। और नेम हो गया, ईमेल हो गया, इसके बाद अपन क्या कर देंगे, एक और ले लेते हैं अपन पासवर्ड का। तो पासवर्ड के अंदर भी अपन को सेम चीज़ करनी है, क्या करना है, टाइप करना है स्ट्रिंग और जो है अपना रिक्वायर्ड ट्रू करना है। इसके बाद ले लेते हैं इमेज को भी अपन इसी तरीके से करेंगे कि टाइप, स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड ट्रू, इसको भी मैंने इसी तरीके से डिजाइन कर दिया। तो अब एक फॉर्म का अपन को क्या मिल गया, पूरा ओवरव्यू मिल गया कि नेम है अपने पास, ईमेल है, पासवर्ड है और इमेज है, 4 चीज़ें अपने पास हैं जो अपन को डेटाबेस के अंदर स्टोर करानी है। अब क्या करना है अपने को, अब यहाँ पे अपन को इसको बंद कर देना, बंद तो हो गया। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, कॉन्स्ट और यहाँ पे यूजर कलेक्शन लिख दो या फिर यूजर लिख दो, अकेला जो भी आपका मन करे। अब यहाँ पे नाम के ऊपर कोई डेफिनेशन नहीं है कि कोई यहाँ पे नाम, मैंने हज़ारों बार ऐसा देखा है कि आप जो कोड मैं लिख रहा हूँ तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इस कोड का बस यही कोड लिखा जाता है, मतलब इसके अंदर अगर वो चेंजेस अगर वो अपने आप से करने का मन बनाते हैं ना तो वो करते ही नहीं है चेंजेस। क्यों नहीं करते, सिर्फ उनको डर रहता है कि उनका कोड चलेगा या नहीं चलेगा, क्या हो जाएगा भाई यार, कोड ही तो नहीं चलेगा। एरर तो सबके साथ आती है, मेरे साथ भी आती हैं, लेकिन सॉल्व किया जाता है ना धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे mongoose डॉट मॉडल नाम से एक फंक्शन है जो mongoose के अंदर है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्री डिफाइन है। तो जो प्री डिफाइन चीज़ें हैं उनको आपको ध्यान रखना होगा कि हाँ ये चीज़ें तो बिल्कुल डेफिनेट हैं, मुझे ये सारी चीज़ें लिखनी ही पड़ेंगी, अगर मैं नहीं लिखूंगा तब मुझे एरर आएगी भी और मेरा जो कोड है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। ये जो डिफरेंस होता है ना, ये छोटी छोटी चीज़ों का, ये जिसे मालूम होता है ना वही अच्छा डेवलपर बनता है। इसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे यूजर लिख दिया मैंने यहाँ पे कि इससे क्या होगा, जो अपना कलेक्शन है वो कलेक्शन का नाम यूजर हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे स्कीमा पास करना है, तो मैंने यहाँ पे स्कीमा पास कर दिया। इसके बाद यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट्स जो कीवर्ड है वो क्यों लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं जिससे कोई भी अपन चीज़ को अपन इस फाइल से बाहर भेजना चाहते हैं तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक्सपोर्ट्स कीवर्ड का यूज करते हैं। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अपन ने यूजर लिख दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो यूजर है, यूजर के अंदर क्या है, एक कलेक्शन है और पूरा स्कीमा, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ये दोनों चीज़ें अपन ने इसको बाहर भेज दी। तो अपने पास अब जिस फाइल के अंदर अपन इसको इंपोर्ट करेंगे, जिस भी फाइल के अंदर इसको इंपोर्ट करेंगे तो उसके पास क्या होगा, उसके पास इस कलेक्शन का भी एक्सेस होगा और साथ ही साथ में जो पूरा अपना स्कीमा है उसका भी एक्सेस होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं अपन, जब अपन एक्सपोर्ट लिखते हैं तो उसका मतलब ये है कि अपन उस पर्टिकुलर वेरिएबल या फिर उस पर्टिकुलर फंक्शन का पूरा एक्सेस अपन किसी दूसरी फाइल के अंदर प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो यूजर स्कीमा अपना इस जगह पर डिफाइन हो गया है। अब डिफाइन होने के बाद अपन को क्या करना है, index.js के अंदर तो कुछ नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर अपन यूजर स्कीमा को लेना नहीं चाहते। किसके अंदर लेंगे, इसके अंदर रूट को डिफाइन करेंगे। अब रूट को यहाँ पे डिफाइन नहीं करना है। अब रूट को डिफाइन करने के लिए बैकएंड के अंदर फिर से आएंगे, एक नया फोल्डर बनाएंगे और जिसका नाम मैं रख दूंगा यहाँ पे रूट्स। अब रूट्स के अंदर क्या करना है, रूट्स के अंदर आपको सबसे पहले एक फाइल बनानी है जिसका नाम रखना है router.js। इसका नाम वैसे अपन इस भी रख सकते हैं कि यूजर राउटर,
क्योंकि अपन सबके राउटर जो अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने यूजर के केवल राउटर हैं तो यहाँ पे केवल यूजर के होंगे, अगला प्रोजेक्ट होगा जो यूजर प्रोडक्ट दोनों के राउटर होंगे तो दोनों के अलग अलग फाइल के अंदर रखेंगे, जरूरी नहीं है किसी एक फाइल के अंदर ही रखो। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को यहाँ पे एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना है, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पे इस तरीके से अपन को एक्सप्रेस को लेना है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट, और यहाँ पे राउटर को जिस तरीके से अपन इसको ले लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, अपने पास राउटर इंपोर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, इसके बाद अपन को वो स्कीमा को इंपोर्ट इस जगह पे करना है, क्योंकि इसी जगह पे अपन क्या करेंगे, उस स्कीमा के अंदर और उस कलेक्शन के अंदर जो अपन ने स्कीमा डिफाइन किया है तो उस कलेक्शन के अंदर उस स्कीमा के बेस पे अपन क्या करेंगे, पूरा डेटा को इंसर्ट करेंगे डेटाबेस के अंदर। तो जो कोड है ना अपना, वही मदद करता है कि इस तरीके से अपन को डिफाइन करके उसके डेटाबेस के अंदर पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पे देंगे कॉन्स्ट यूजर, यहाँ पे यूजर, और क्या करेंगे, और यहाँ पे करेंगे रिक्वायर, और जो अपनी डेटाबेस वाली फाइल है उसको लेंगे। अब यहाँ पे फाइल का पाथ देने में हज़ारों लोग गलती करते हैं। इनफैक्ट मैं जब बिगनर बिल्कुल शुरू किया था ना मैंने कोडिंग, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए यही होती थी कि फ़ाइल का पाथ किस तरीके से देना है। तो बहुत ही सिंपल होता है। अब जैसे मैं यूजर राउटर के अंदर हूँ तो ए वाला फोल्डर जो है, ए वाली जो फाइल है यूजर राउटर, वो राउट्स के अंदर है, और जो अपना जो यूजर स्कीमा है वो इस मॉडल के अंदर है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। अगर index.js के द्वारा मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा मॉडल वाले फोल्डर को, तो किस तरीके से एक्सेस होगा वो देखो। वो होगा कुछ इस तरीके से कि आपने यहाँ पे डॉट लगाया, इस तरीके से दिया, तो उसने ऑटोमेटिक इसके अंदर जितने भी फोल्डर हैं उन सबको इसने एक्सेस कर लिया। रूट्स को, DB कनेक्शन और मॉडल तीनों को इसने एक्सेस कर लिया, जैसे अपन ने डॉट लगाया इस तरीके से। लेकिन इसी तरीके से मैं अगर यूजर राउट में अगर डॉट और इस तरीके से लगाऊंगा तो उसने एक भी फोल्डर को एक्सेस नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग जगह पे फाइल को देने से अलग अलग अपन को फाइल पाथ मेंशन करने पड़ते हैं। ये चीज़ तो आपको मालूम पड़ गई। दूसरा क्या है, दूसरा आपको ध्यान रखना पड़ता है किस फोल्डर के अंदर दिया है मैंने फाइल और किस फोल्डर के बाहर कौन सी फाइल है, बस इन दो चीज़ों का याद रखना पड़ता है। अब जैसे अपन देखें तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ कि DB कनेक्शन, मॉडल और राउट्स, इन सब के नीचे यहाँ पे index.js फाइल है। तो इस फाइल को इन सब की एक्सेस मिल सकती है, लेकिन रूट्स के अंदर जो यूजर राउटर है उसको केवल एक डॉट लगाने से इन सब की एक्सेस नहीं मिल सकती है, इसको 2 डॉट लगाने पड़ेंगे। 2 डॉट लगाने से क्या होगा, अब 2 डॉट लगाने से क्या होता है कि जैसे अपन ने जिस फाइल के अंदर हैं उस फाइल से बाहर पहले फोल्डर में गए, उस फोल्डर से भी बाहर अभी अपन बैकएंड के फोल्डर से डायरेक्ट उसको एक्सेस कर रहे हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे फाइल है। तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ रहा है कि इसके अंदर कौन कौन सी हैं। यहाँ पे आप देखो, मैं इस तरीके से दिखाऊँ, डॉट इस तरीके से लगाऊंगा तो अब आपको मालूम पड़ रहा है कि रूट्स नाम का फोल्डर है, DB कनेक्शन नाम का फोल्डर है, इंडेक्स नाम की एक फाइल है, मॉडल नाम का एक फोल्डर है। तो आपको क्या करना है, मॉडल नाम के फोल्डर के अंदर जाना है। इसमें अगर लगाएंगे तो इसके अंदर की जो चीज़ है वो आपको मिल जाएगी। तो यूजर सीमा नाम हो गया, चलो कोई बात नहीं, इस तो चल जाएगा। तो इस तरीके से अपन को क्या करना है, रूट को जो अपना यूजर स्कीमा उस तरीके से अपन को फाइल पाथ देकर उसको एक्सेस करना है। देखो अगर भी जो 25 लोगों को नहीं पढ़ा था तो मुझे इतना आइडिया नहीं होता कि इतने सारे डाउट भी आते हैं बिगनर को। लेकिन जैसे मैंने पढ़ाना शुरू किया तो जो बहुत ही कंप्लीट बिगनर थे ना, कुछ लोगों को तो मालूम था क्योंकि वो लोग वीडियो वगैरह देख चुके थे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिनको मालूम ही नहीं था। उनको मतलब इस चीज़ में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन वो मैंने नहीं सोचा था, लेकिन अभी मुझे मालूम पड़ गया है कि बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होती है एक एक चीज़ में। तो इसीलिए मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को एक एक करके ही एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सबसे पहले इस राउटर को एक्सपोर्ट कर देना है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू इस राउटर। तो इस राउटर को अपन को क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, आपको मालूम है कि अगर राउटर को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, मेन फाइल कौन सी है, बैकएंड की जो मेन फाइल है वो है index.js। यानी कि आप किसी भी फाइल के अंदर काम करो, मैटर नहीं करता, जो आपकी फाइल जो जाएगी, जो मेन फाइल होगी जो सर्वर के ऊपर जाएगी वो है index.js। इस फाइल के अलावा दूसरी फाइल नहीं जाती है। बाकी सारी फाइलें एक फंक्शन की तरह, जैसे अपन क्या करते हैं एक पूरा प्रोग्राम बनाते हैं ना, उस प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल फंक्शन बनाते हैं। तो जैसे अपन फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस फंक्शन के अंदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है तो उस पूरे ऑपरेशन का आउटपुट इस
पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर आ जाता था। बिल्कुल मेन काम यहाँ पे हो रहा है कि आपने इस फाइल के अंदर बाकी सारी फाइल को इंपोर्ट कर लिया, उसके अंदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो सारे ऑपरेशन आपको इस फाइल के द्वारा ही दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉन्स्ट राउटर लिखना है इक्वल टू, यहाँ पे आपको रिक्वायर लिखना है और इसके बाद आपको यहाँ पे आएंगे तो डॉट इस तरीके से राउट्स के अंदर यूजर राउटर को लिखना है। अब यहाँ पे आती है ऐप डॉट यूज नाम की एक फंक्शन। अभी ऐप डॉट यूज नाम की फंक्शन क्या करती है, वैसे तो यहाँ पे VS कोड खुद बता देता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। आप जिस ऐप के साथ काम कर रहे हैं, बैकएंड के अंदर जो आपने पूरा कोड लिख रहे हैं वो किसी ना किसी पर्टिकुलर वेबसाइट या ऐप के लिए लिख रहे हैं, तो उस ऐप को यूज कर रहे हैं कि आप बता रहे हैं आप ऐप डॉट यूज लिख के उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इस पूरी ऐप के अंदर इस पर्टिकुलर कोड का यूज करो। समझ में आया? इस पूरी ऐप के अंदर, मतलब आप जितना भी बड़ा एक्सप्रेस का ऐप बनेगा उस पूरी ऐप के अंदर आप इस पर्टिकुलर कोड का यूज करेंगे। तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि ऐप डॉट यूज और राउटर। तो इस तरीके से लिखने से क्या हुआ कि इस राउटर वाली फाइल के अंदर जो भी कोड है वो आप आसानी से यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे और लिखनी चाहिए, इसका नाम है ऐप डॉट यूज और एक्सप्रेस डॉट जेसन। अब यहाँ पे देखो बैकएंड के अंदर ज़रूरी नहीं है, सही सच बताऊँ तो जब आप बैकएंड के द्वारा अगर कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि अपना जो डेटा है अगर अपने पोस्टमैन के द्वारा टेस्टिंग के लिए करने की कोशिश की, या फिर आप रैपिड API से टेस्टिंग, जो अपना जो एक और एक्सटेंशन था, क्या था इसका नाम था एक्सटेंशन, मतलब मेरे पास एक और एक्सटेंशन थी, मैं खुद ही भूल गया उसका नाम, थंडर क्लाइंट के द्वारा भी अगर आप वो कर रहे हैं, टेस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी आपको एक्सप्रेस डॉट जेसन आपको लगानी ही पड़ेगी। तो जिससे क्या होता है, जिससे आपकी जो मेन कोड है, मतलब जो आपका जो डेटा है वो डेटा आप सही तरीके से कन्वर्ट हो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कि आपका डेटा डेटाबेस के अंदर जा सके। ठीक है, मेन चीज़ यही होती है। एक्सप्रेस डॉट जेसन को क्यों लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है जिससे आपका जो मेन डेटा है, जो ब्राउजर का डेटा है, जो फ्रंट एंड का डेटा है, वो डेटा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए कि उसको डेटाबेस के अंदर भेजा जा सके। बस इतना इसका मतलब होता है, दूसरा इसका कुछ मतलब नहीं होता। ठीक है, अब इसके अंदर अपन को क्या करना है, अब राउटर के अंदर अपन को चीज़ों को डिफाइन करना है। तो आपको सबसे पहले बेसिक राउटर में यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। राउटर, अच्छा वैसे चलो राउटर ही कर लेते हैं, राउटर डॉट गेट। यहाँ पे सबसे बेसिक अभी मैंने लगा के दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे आपको क्या करेंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और इस तरीके से अपन डिफाइन करेंगे। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड दिस इज डेमो राउटर। ये डेमो राउटर है, क्योंकि ये इस तरीके से अपन डिफाइन नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो यहाँ पे कनेक्शन सक्सेसफुल बता रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लोकल होस्ट 4000। ठीक, तो दिस इज डेमो राउटर। अब आपको ये तो मालूम पड़ गया, किसी दूसरी फाइल के अंदर अगर आप राउट को डिफाइन करते हैं, रूट को अगर किसी दूसरी फाइल के अंदर डिफाइन कर रहे हैं तो वो उसको अपन एक्सेस कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अब लेकिन रूट को अलग देखो, अब यहाँ पे इस चीज़ को पूरा ध्यान से सुनना। रूट केवल इतना होता है, जो आपने यहाँ पे दिया वो है रूट, बाकी का रूट नहीं है, बाकी का ये केवल पूरा फंक्शन है। Ctrl+Z, बाकी का ये रूट नहीं है, ये पूरा अपना क्या है, फंक्शन है। इसको आप रूट का नाम नहीं दे सकते। तो इसीलिए रूट और ये अपना फंक्शन दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपने मॉड्यूल MVC अभी फोल्डर स्ट्रक्चर को समझ लिया कि MV क्या है, लेकिन अभी एक चीज़ और रह गई है कि इसके अंदर वो क्या बोलते हैं, उस कंट्रोलर का नाम अभी आपने नहीं सुना होगा, कंट्रोलर किस तरीके से काम करता है। तो कंट्रोलर आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने DB, मॉडल और रूट्स, सभी हर जगह आप किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को देखेंगे, छोटा प्रोजेक्ट की बात अलग होती है, मैंने भी बहुत बार बनवाया है और बहुत ही नॉर्मल कोडिंग के साथ किया है मैंने। तो जब यहाँ पे मॉडल की बात आती है, मतलब ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ये फोल्डर स्ट्रक्चर आपको ज़्यादातर बड़े से बड़े प्रोजेक्ट के अंदर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये कंपलसरी फोल्डर बन जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक नया फोल्डर बनाना है। यहाँ पे लिखना है कंट्रोलर्स लिख दो यहाँ पे। अब इस कंट्रोलर्स के अंदर क्या होता है, ये जो रूट आप दे रहे हैं ना, इस रूट का जो फंक्शन वाला पार्ट है, ये फंक्शन वाला पार्ट यहाँ पे लिखा ही नहीं जाता है, कुछ इस तरीके से किया जाता है। जी आपको क्या करना है, राउटर डॉट गेट लिखा, गेट लिखने के बाद आपने यहाँ पे केवल रूट पास किया, इसके बाद आपने कुछ नहीं किया। उसके बाद आपको क्या करना होता है, इसके बाद आपको जो भी आप रूट को डिफाइन, मतलब जो भी फंक्शन है, उस फंक्शन को दूसरी फाइल के अंदर डिफाइन करते हैं, वहाँ से कॉल करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ।
कंट्रोलर के अंदर एक नई फाइल बनाएंगे अपन, जिसका नाम रखेंगे देंगे यूजर कंट्रोलर डॉट JS। ठीक, अब इस फाइल को मैं यहाँ बंद करता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्योंकि ये फंक्शन है तो इस फंक्शन के अंदर अपन को बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट करना है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको क्या करवाता हूँ, एक्सपोर्ट्स कॉन्स्ट और ये यूजर गेट करके, या फिर इस तरीके से कर लेते हैं एक्सपोर्ट्स डॉट यूजर गेट। ठीक, तो इस तरीके से लिखने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यहाँ पे एसिंक्रोनस लिखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो कि वहाँ पे अपन पास करते थे ना रूट के अंदर, बिल्कुल सेम तरीके से आपको यहाँ पे देना है। एसिंक्रोनस के बीच में गैप नहीं देना है। और अगर आपको एसिंक्रोनस नहीं भी देना है यहाँ पे तो आप एसिंक्रोनस मत दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। अभी अपन बेसिक डेमो कर रहे हैं इसलिए ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट यहाँ पे सेंड कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, दिस इज डेमो रूट फ्रॉम कंट्रोलर। ठीक, तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पे लिख दिया कि दिस इज डेमो रूट फ्रॉम कंट्रोलर। अब यहाँ पे अपन को एक्सपोर्ट्स लिखना जरूरी है अगर आप इस तरीके से डायरेक्ट आप फंक्शन को कराना चाहते हैं तो, वरना आपको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट लिख के वहाँ पे एक एक करके फिर करना पड़ेगा। अब यूजर राउटर के अंदर आएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आके क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे आके कॉन्स्ट, या तो आप कंट्रोलर लिख दीजिए, तो कंट्रोलर लिख देंगे तो आज से क्या हो जाए कंट्रोलर, और यहाँ पे रिक्वायर, और इस तरीके से आपको इस तरीके से कंट्रोलर के अंदर जाएंगे, कंट्रोलर के अंदर यूजर कंट्रोलर के अंदर जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि आपका जो कंट्रोलर नाम का जो वेरिएबल आपने बनाया है इसके अंदर एक है यूजर गेट नाम से यहाँ पे फंक्शन, इस फंक्शन को अपन को करना है। यहाँ पे देखो यूजर गेट नाम से फंक्शन है, इसने ऑटोमेटिक इसको एक्सेस कर लिया था। अगर आप कंट्रोल दबाएंगे ना इसके ऊपर और फिर क्लिक करेंगे तो जो ऑटोमेटिक आपको इसके अंदर पहुँचा देगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको यहाँ पे टर्मिनल खोल के दिखाता हूँ पहले। तो अपना सर्वर बराबर चल रहा है, कनेक्शन भी सक्सेसफुल है। इसके बाद अगर अपन दोबारा से यहाँ पे लोकल होस्ट 4000 पे जाएंगे, लोकल होस्ट यहाँ पे 4000 पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि दिस इज डेमो रूट फ्रॉम कंट्रोलर। तो यूजर डॉट गेट क्या कर रहा है, जो रूट है अपना उसी रूट के जो एक पार्ट है फंक्शन का जिसके अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पास किया जाता है, उस पर्टिकुलर फंक्शन को वो एक्सेस करवाने का काम दे रहा है आपको। कौन सा, कंट्रोलर वाला जो अपन ने फोल्डर बनाया है वो। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसका पूरा जो मॉडल है, जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से काम करता है। तो आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही कि आप इस तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर से आप अवगत हो गए हैं कि किस तरीके से इसमें आगे अपन जाएंगे वीडियो के अंदर, किस तरीके से अपन पूरा प्रोजेक्ट इसके अंदर कंप्लीट करेंगे एक एक करके। इसको प्लेलिस्ट के फॉर्म में मैं इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैंने बोल भी दिया था कि प्लेलिस्ट के फॉर्म में लाऊंगा। दूसरा बात ये भी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को एकदम से पूरी वीडियो के अंदर समझ में नहीं आता, बोरिंग भी हो जाता है, मैं समझता हूँ उस बात को। तो थोड़ा थोड़ा अपन आराम से करते चलेंगे तो मुझे भी समझाने के लिए थोड़ा सा समय ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि सिंगल वीडियो के अंदर फिर क्या होता है 6-7 घंटे की वीडियो हो जाएगी तो थोड़ा जाना वो हो जाएगा, लोड टाइप का हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना, जरूर से जरूर बोलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।